मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूं क्लाइमेट क्लास 9 ज्योग्राफी का तीसरा पार्ट 3 वीडियो, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं द इंडियन मॉनसून। तो मॉनसून होता क्या है? मॉनसून इज ऑल अबाउट रेनफॉल? नो, नॉट एट ऑल। तो मॉनसून इज सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, मतलब जो विंड ब्लो करने का डायरेक्शन होता है वो कुछ टाइम तक एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ब्लो करता है, उसके बाद अचानक से उसका डायरेक्शन जो है वो पलट जाता है, और जैसे ये डायरेक्शन पलट जाता है तो क्लाइमेट में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, एंड दैट्स मॉनसून। हम स्पेसिफिकली बात करेंगे इंडिया के मॉनसून के बारे में। तो हम देखते हैं कि इंडिया में दो तरह का मॉनसून होता है। एक होता है एडवांसिंग मॉनसून, जिसे हम एक तरह से कहते हैं कि मॉनसून इंडिया में एंटर कर रहा है, मतलब मॉनसून विंड्स जो हैं वो इंडिया में एंटर कर रहा है। तो ये होते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून, यानी कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन से ये विंड्स इंडिया के अंदर एंटर करता है। ठीक है। दूसरा होता है रिट्रीटिंग मॉनसून। इसे हम कहते हैं कि इस दौरान जो मॉनसून विंड्स हैं वो इंडिया से चले जाते हैं। तो ये होता है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से ये विंड्स आते हैं और वो इंडिया से चले जाते हैं। ठीक है। तो बेसिकली हम देखेंगे कि मॉनसून की विंड्स की एंट्री कैसे होती है और एग्जिट कैसे होती है, ये हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है। तो जो एडवांसिंग मॉनसून का टाइम होता है वो जनरली होता है अराउंड जून, एंड दैट्स लाइक द बिगिनिंग ऑफ द रेनी सीजन। और जो रिट्रीटिंग मॉनसून की जो बात हम कर रहे हैं वो होता है, एक तरह से आप समझ लो, मॉनसून के चले जाने के बाद शुरुआत होती है विंटर्स की। तो रिट्रीटिंग मॉनसून का टाइम होता है वही कुछ अक्टूबर नवंबर वाला टाइम। ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ द ऑनसेट एंड द विड्रॉल ऑफ मॉनसून। अब ये मॉनसून का जो मैकेनिज्म है इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले हम लिस्ट डाउन कर लेते हैं कि ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं, और उसके बाद एक एक करके सारे फैक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे वो जो है मॉनसून को इम्पैक्ट करता है। ठीक है। तो जो पहला फैक्टर है वो है डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। दूसरा फैक्टर है शिफ्ट ऑफ ITCZ। अब ITCZ क्या होता है ये आपको पता चलेगा जब हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तीसरा फैक्टर है हाई प्रेशर एरिया इन ईस्ट ऑफ मैडागास्कर। चौथा फैक्टर है इंटेंसली हॉट टिबेटन प्लेटो। पांचवा फैक्टर है जेट स्ट्रीम्स। छठा फैक्टर है द हिमालयाज, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सदर्न ऑसिलेशंस एंड एल नीनो। तो ये हमारे सारे फैक्टर्स हैं जो मॉनसून के इस मैकेनिज्म को करता है, मतलब होने में हेल्प करता है। तो हम एक एक करके सारे फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे वो मॉनसून को सपोर्ट करता है। तो हमारा पहला फैक्टर है डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। ठीक है। इस कॉन्सेप्ट के बारे में हमने थोड़ा सा पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, हालांकि यहाँ पर भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये फैक्टर इंडियन मॉनसून को अफेक्ट करता है। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि समर्स में क्या होता है। ठीक है। तो समर्स में होता कुछ यूं है कि हमें क्या पता है, लैंड और वाटर की प्रॉपर्टी पता है कि लैंड हीट्स अप क्विकली, कूल्स डाउन क्विकली, वाटर हीट्स अप ग्रेजुअली, कूल्स डाउन ग्रेजुअली। ठीक है। ये दोनों की प्रॉपर्टी है जो हमें पता है। तो अब समर सीजन में क्या होता है कि जो लैंड है, ये मेरा लैंड है, तो इट हीट्स अप क्विकली, और जब ये हीट अप हो जाता है तो जो हॉट एयर लैंड के जस्ट ऊपर है, यहाँ पर जो हॉट एयर है वो क्या होता है, वो ऊपर की तरफ राइज करने लगता है। सो इट राइजेस अप। ठीक है। तो एज अ रिजल्ट क्या हो जाता है कि ये जो सी के ऊपर जो एयर है, जो विंड है, ये बेसिकली इसके तरफ मूव करने लगता है। क्यों? क्योंकि जब ये ऊपर की तरफ मूव करता है तो ये यहाँ पे क्रिएट करता है लो प्रेशर एरिया, इधर क्रिएट हो जाता है हाई प्रेशर एरिया, और विंड कहाँ से कहाँ मूव करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो विंड मेरा कुछ इस तरीके से मूव करता है सी टू लैंड, और इसे हम कहते हैं सी ब्रीज। ठीक है। तो ये होता है समर सीजन में। अब अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में समर में क्या होता है,
समर में इंडिया में जो लैंड वाले रीजन है वो कहाँ पर है? ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो है दैट इज़ लैंड, जहाँ पे हिमालयाज हैं, तिब्बतन प्लेटो है, ये सारे लैंड है उधर। और वाटर किधर है? अगर इस तरफ देखें तो इधर क्या है? वाटर है। तो समर सीजन में क्या होता है कि ये जो लैंड वाला रीजन है यहाँ पर क्रिएट हो जाता है लो प्रेशर एरिया, इधर क्रिएट हो जाता है हाई प्रेशर एरिया। तो एज अ रिजल्ट जो विंड्स हैं वो किधर मूव करती हैं? वो इस तरीके से मूव करती हैं, इस डायरेक्शन में मूव करती हैं। और इन विंड्स को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून। ठीक है, अब आ जाते हैं विंटर सीजन की तरफ। तो विंटर सीजन में क्या होता है? विंटर सीजन में एग्जैक्टली ऑपोजिट चीज़ होती है। तो विंटर सीजन में क्या होगा कि ठंड का मौसम है। अब लैंड की तो प्रॉपर्टी है कि इट कूल्स डाउन क्विकली, ये फटाफट से ठंडा हो जाएगा। तो ओवरऑल जो लैंड का टेम्परेचर होगा वो वाटर के कंपैरिजन में ज़्यादा कम होगा, क्योंकि लैंड जो है तुरंत ठंडा हो चुका है और वाटर क्या है? वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, राइट। तो टेम्परेचर किसका कम होगा? लैंड का। इसीलिए लैंड के इस तरफ क्रिएट हो जाएगा हाई प्रेशर एरिया और इस बार वाटर के तरफ क्रिएट हो जाएगा लो प्रेशर एरिया। तो एज अ रिजल्ट जो विंड है वो कैसे ब्लो करेगा? फ्रॉम लैंड टू सी। ठीक है, तो ये लैंड ब्रीज, सी ब्रीज के बारे में हमने अपनी जूनियर क्लासेस में भी पढ़ रखा है साइंस में, राइट। तो वहां पे भी इसी तरह का लॉजिक वर्क करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इंडिया के मॉनसून के रिस्पेक्ट में कि वहां पे क्या होता है विंटर सीजन में। तो जब विंटर की बात करते हैं तो क्या होता है कि ये जो लैंड वाला पार्ट था ये अब बन जाता है हाई प्रेशर एरिया और ये जो वाटर वाला पार्ट था ये अब बन जाता है लो प्रेशर एरिया। तो एज अ रिजल्ट जो मेरी विंड्स हैं वो अब इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट मॉनसून या फिर नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। ठीक है, तो हमें पता चल रहा है कि किस तरह से लैंड और वाटर के हीटिंग और कूलिंग के फर्क से हमारे मॉनसून विंड्स के डायरेक्शन में फर्क आ जाता है। तो अब बात करेंगे शिफ्ट ऑफ ITCZ के बारे में। तो ITCZ होता क्या है? मुझे तो यही नहीं पता। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये ITCZ चीज क्या है और उसके बाद देखेंगे कि शिफ्ट ऑफ ITCZ क्या होता है। तो ITCZ का फुल फॉर्म होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, तो इसे कई बार कहा जाता है डोल्ड्रम्स भी। ठीक है, तो पहले नाम का मतलब समझते हैं। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, कन्वर्जेंस यहाँ पे कुछ तो कन्वर्ज करता है। क्या कन्वर्ज करता है? ट्रेड विंड्स कन्वर्ज करते हैं। तो अगर हम देखें ये है ITCZ, ये जो एक ब्लू कलर की लाइन बना रखी है ये ITCZ वाला एरिया है। ये एक ऐसा जोन है जहां पर ट्रेड विंड्स जो है ये कन्वर्ज करते हैं। तो आप देख रहे हो कि ये जो विंड्स है ऊपर से नीचे से जो भी विंड्स आ रही हैं ये इस लाइन के आसपास कन्वर्ज कर रही है, मीट कर रही है। तो इसीलिए इसे कहा जाता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। बट ये होता क्या है बेसिकली? ये एक लो प्रेशर एरिया है। तो ITCZ इज अ लो प्रेशर एरिया नियर इक्वेटर वे ट्रेड विंड्स कन्वर्ज। अब यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी बात है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ITCZ जो है वो इक्वेटर ही है। बट प्लीज रिमेंबर दैट ITCZ इज नॉट 0 डिग्री इक्वेटर। ITCZ 0 डिग्री इक्वेटर नहीं होता है। ITCZ क्या होता है? लो प्रेशर एरिया। और हम देखते हैं कि एट डिफरेंट टाइम्स जो लो प्रेशर एरिया है ना वो अपनी जगह चेंज भी कर सकती है, राइट, बिकॉज ऑफ सो मेनी फैक्टर्स इन्वॉल्व। अभी तो जैसे हमने फैक्टर्स देखना शुरू किया है कि मॉनसून का जो वेदर होता है इसमें कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है मॉनसून क्लाइमेट के लिए, राइट। धीरे धीरे हम देखेंगे कि कितनी सारी चीज़ें हैं। जब विंड्स कैसे ब्लो करती हैं तो प्रेशर कहाँ पे लो हो जाता है, कहाँ पे हाई हो जाता है, राइट। तो लो प्रेशर एरिया जो है ये चेंज हो सकता है, ये कोई फिक्स्ड नहीं है। तो प्लीज़ रिमेंबर दैट ITCZ इज नॉट 0 डिग्री इक्वेटर। इनफैक्ट आप अगर इस पिक्चर को देखो तो आपको दिख रहा है कि दोनों के बीच में जो है ना फर्क है, लैटिट्यूड का फर्क है। ठीक है, तो इट इज़ नॉट 0 डिग्री इक्वेटर। अब जो दो सवाल दिमाग में आता है, पहला सवाल कि यार ये विंड्स जो है ये ITCZ पे कन्वर्ज क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये कन्वर्ज? क्यों? सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि विंड जो है, विंड की मूवमेंट कैसे होती है? विंड की मूवमेंट हमेशा होती है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया। ये मैंने पहले ही बताया था, राइट।
तो अब जहां लो प्रेशर एरिया, विंड उसी की तरफ जाएगी। और ITCZ क्या है? ITCZ इज लो प्रेशर एरिया, तो जहां भी ITCZ होगा विंड उसी की तरफ आएगी। तो अब ये जो ऊपर से विंड्स आ रही हैं ये भी लो प्रेशर एरिया की तरफ आ रही है, नीचे से जो आ रही हैं वो भी लो प्रेशर एरिया की तरफ आ रही हैं। तो एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है कि सारे विंड्स जो हैं वो लो प्रेशर एरिया यानी कि ITCZ पे कन्वर्ज कर रहे हैं। एक और खास बात, जिन एरियाज में ITCZ होता है, मतलब ITCZ जिन एरियाज के ऊपर से क्रॉस करता है, वहां पर हम देखते हैं कि रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ITCZ वाले जो एरिया होते हैं, सो एरियाज इन ITCZ दे गेट हेवी रेनफॉल। क्या आप लॉजिक लगा सकते हो कि ऐसा क्यों होता है कि ITCZ वाले एरियाज में रेनफॉल ज़्यादा होती है? क्योंकि ITCZ में क्या होता है, विंड्स कन्वर्ज करते हैं। जब विंड्स कन्वर्ज करते हैं तो जो एयर है इट राइजेस अप, ऊपर जाके ये क्लाउड फॉर्मेशन होती है वहाँ पर, और यही क्लाउड्स बाद में जाके रेनफॉल क्रिएट करती है। तो एज अ रिजल्ट यहाँ पर रेनफॉल होती है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे ITCZ भी इक्वेटर के आसपास रहती है, और इसीलिए इक्वेटर के आसपास वाले जगहों में ही जो है रेनफॉल देखने को मिलता है। रेनफॉल जो है सब जगह नहीं होता है, कुछ ही लोकेशन है। अगर आप पूरा वर्ल्ड मैप देखोगे, पूरा ग्लोब देखोगे, तो कुछ ही एरियाज हैं जहां पर रेनफॉल होती हैं, सब जगह नहीं होती। तो दूर करते हैं इस कंफ्यूजन को कि कौन ज्यादा कौन हॉटेस्ट है, इक्वेटर या फिर ITCZ। तो जैसे हम हमेशा कहते हैं ना कि इक्वेटर सबसे ज्यादा गर्म रहता है, तो व्हाट वी मीन टू से इज कि इक्वेटर पे जो एवरेज टेम्परेचर है वो हमेशा मैक्सिमम रहता है। ठीक है, एवरेज टेम्परेचर का मतलब ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि पूरे साल हर टाइम इक्वेटर पे मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है। बोलने का मतलब है कि हो सकता है कभी ज़्यादा है कभी कम है, बट साल में ओवरऑल जो एवरेज टेम्परेचर है वो इक्वेटर का ज़्यादा रहता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं कि लेट्स से समर में इक्वेटर पे टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, विंटर में इक्वेटर पे टेम्परेचर है लेट्स से 30 डिग्री सेल्सियस। तो जो एवरेज टेम्परेचर हुआ वो कितना हो गया, लेट्स से 35 डिग्री सेल्सियस, राइट। अब बात करते हैं कहीं किसी और लैटिट्यूड की, लेट्स से वी टॉक अबाउट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वहां पे मान लेते हैं समर पे टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस और विंटर में टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो इसका जो एवरेज टेम्परेचर हुआ वो कितना हुआ, 25 डिग्री सेल्सियस। तो हम क्या देखते हैं कि जो एवरेज टेम्परेचर है इक्वेटर का वो हमेशा मैक्सिमम होता है। सो दैट इज व्हाट वी से व्हेन वी से कि इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि एट एनी पॉइंट इन टाइम इक्वेटर पे सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा, ठीक है। लेकिन ITCZ जो है ये वो रीजन है जहाँ पे पूरे साल एट एवरी पॉइंट वहाँ पे पीक टेम्परेचर रहेगा। अब द गोल्डन क्वेश्चन कि ITCZ हमेशा हाईएस्ट टेम्परेचर मेंटेन कैसे करता है, मतलब ऐसा पॉसिबल कैसे हो पाता है? ऐसा पॉसिबल इसलिए हो पाता है क्योंकि ITCZ जो है ना वो कोई फिक्स्ड लाइन नहीं है इक्वेटर की तरह। इक्वेटर का लोकेशन फिक्स्ड है, इक्वेटर हमेशा वहीं रहता है, राइट। तो अब जैसे जैसे टाइम चेंज होता है तो सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं तो इक्वेटर का टेम्परेचर भी कम बेसी होते रहता है, राइट। लेकिन ITCZ क्या है, ITCZ इज द रीजन ऑफ लो प्रेशर, मतलब ITCZ क्या करता है वो शिफ्ट हो जाता है, उसका कोई फिक्स्ड लोकेशन नहीं है। जहां लो प्रेशर वहां ITCZ। तो चूंकि ITCZ हमेशा अपने आप को शिफ्ट कर लेता है लो प्रेशर एरिया पे, इसीलिए हमेशा ITCZ पे मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है। तो इसीलिए अगर आप देखोगे वर्ल्ड मैप में तो ITCZ जो है ना हमेशा वो इक्वेटर के पास में नहीं रहता है, कभी कभी कुछ मंथ्स में ना वो इक्वेटर से डाइवर्ट होके अलग जगह पे भी चला जाता है, क्योंकि ITCZ सिंपली फॉलोज द लो प्रेशर रीजन, ठीक है। सो दिस डाउट इज क्लियर नाउ कि ITCZ में साल भर पीक टेम्परेचर रहता है, सो इट इज द हॉटेस्ट इन दैट सेंस, और इक्वेटर में जो है एवरेज टेम्परेचर हमेशा मैक्सिमम होता है। तो चलो अब देखते हैं कि ITCZ का शिफ्ट क्या होता है, ITCZ के शिफ्ट होने की वजह से मॉनसून में क्या इम्पैक्ट आता है, ठीक है। जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले बता रही थी कि जो मॉनसून है वो सब जगह नहीं होता है, तो मॉनसून्स आर एक्सपीरियंस्ड इन द ट्रॉपिकल एरिया रफली बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स। तो मतलब इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर ही मॉनसून एक्सपीरियंस करते हैं हम लोग, इसके बाहर मॉनसून एक्सपीरियंस हम लोग नहीं करते हैं,
ऐसा क्यों? वही सेम लॉजिक जो मैंने बताया था कि जहाँ पे लो प्रेशर एरिया होगा विंड्स उसी की तरफ आएंगी, जहाँ पर आएंगी वहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन होगा, वहाँ रेनफॉल होगा। तो बेसिकली ITCZ की जो शिफ्टिंग है ना वो इस वाले रीजन में ही होती है। तो जो ITCZ शिफ्ट करता है, अब सवाल ये उठता है कि भाई ITCZ शिफ्ट क्यों करता है? क्योंकि लो प्रेशर एरिया शिफ्ट कर जाता है अलग अलग सीजन में अलग अलग तरफ, लेकिन ये देखा गया है कि ITCZ मैक्सिमम इतना ही शिफ्ट करता है, मतलब ऊपर की तरफ या अप टू 20 डिग्री नॉर्थ ही जाता है, नीचे की तरफ या अप टू 20 डिग्री साउथ ही आता है, उसके आगे पीछे ये नहीं जाता है। तो इसीलिए ये जो लिमिट है ना 20 डिग्री नॉर्थ टू साउथ, इसी के बीच में ही ITCZ रहता है, इसीलिए हेवी रेनफॉल वाले एरियाज भी इसी के बीच में ही रहते हैं और मॉनसून एक्सपीरियंस करने वाले एरियाज भी इसी के बीच में ही रहते हैं। ठीक है, चलो बढ़िया। अब आगे देखते हैं कि इससे क्या होता है। अब दूसरा सवाल, ये जो पैटर्न हमें दिख रहा है जिसमें हम क्या देख रहे हैं कि जुलाई वाले महीने में जो है हमारा ITCZ नॉर्थ की तरफ है, ऊपर की तरफ है, मतलब अभी तो मुझे पूरा वर्ल्ड मैप दिख रहा है राइट, तो मैं वर्ल्ड मैप के पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ। और विंटर के समय यानी कि जनवरी के आसपास जो ITCZ है वो साउथ की तरफ आ गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? सारे लॉजिक जो है ना वो इंटरलिंक्ड है। क्यों? देखो कैसे हो रहा है। जुलाई के टाइम पे है, मतलब ये लगभग जो है ना मैं समर के टाइम की बात कर रही हूँ, और जनवरी है तो मैं लगभग विंटर के टाइम की बात कर रही हूँ। समर के टाइम पे क्या होता है? लैंड हीट्स अप क्विकली, तो लो प्रेशर कहाँ पर होता है? समर के टाइम पे जो लो प्रेशर एरिया होता है वो कौन सा होता है? लैंड होता है। और विंटर के टाइम पे जो लो प्रेशर एरिया होता है वो क्या होता है? विंटर के टाइम पे वो होता है वाटर। ठीक है, ये हमें पता है, अभी तक हम इतना कॉन्सेप्ट तो हमें आ ही गया है राइट। तो अगर आप वर्ल्ड मैप को देखो, देखो नॉर्थ की तरफ ना ज्यादा लैंड है, देखो लैंड ही लैंड है, और साउथ की तरफ जो है ना ज्यादा वाटर है ना। तो इसीलिए जब हम समर सीजन की बात कर रहे हैं तो मेरा लो प्रेशर एरिया किस तरफ है? नॉर्थ की तरफ है। इसीलिए समर सीजन में जो मेरा ITCZ है ये भी नॉर्थ की तरफ है, और वहीं विंटर सीजन में जो मेरा ITCZ है वो साउथ की तरफ है, क्योंकि साउथ की तरफ वाटर है और वाटर में विंटर सीजन में लो प्रेशर एरिया होता है। ठीक है, देखो सारा लॉजिक है, कुछ कुछ रटने का है ही नहीं, सब कुछ लॉजिक है। वो बेसिक चीज एक बार समझ में आ जाएगी ना तो मतलब यू विल फाइंड दिस लेसन वेरी इंटरेस्टिंग। देखो सारे हम लॉजिक लगा के ही समझ रहे हैं कि इसकी पोजीशन कहाँ पे क्यों है और कैसे है राइट। तो ये हमें क्लियर हो गया। तो अब हमें ITCZ का शिफ्टिंग तो समझ आ गया कि भाई ITCZ किस कहाँ तक शिफ्ट होता है और क्यों शिफ्ट होता है। अब बात करते हैं ITCZ की शिफ्टिंग इन टर्म्स ऑफ इंडिया का मॉनसून, इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। ठीक है, तो अब हमारा फोकस जो है ना सिर्फ ये इंडिया के मैप पे आ जाएगा। ठीक है, तो इंडिया का मैप जो है वो लगभग रफली यहाँ पर है अपना इंडिया। ठीक है, तो इंडिया में अगर हम देखें तो ITCZ जो है समर के टाइम पे ये नॉर्दर्न इंडिया के पास होता है, विच ऑल्सो मीन्स कि समर टाइम पे क्या होता है? ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में क्या होता है? लो प्रेशर एरिया होता है राइट। तो समर के टाइम पे चूंकि यहाँ पर लो प्रेशर एरिया होता है इसीलिए ये क्या करता है? ये विंड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि विंड कहाँ से कहाँ मूव करती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो इसी वजह से जो ये जो वाटर बॉडीज से ये वाली जो विंड्स आती हैं जिसे हम कहते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स, इन्हें जो है ये लो प्रेशर एरिया अट्रैक्ट करती है। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि ITCZ का जो शिफ्ट है इसकी वजह से भी हमारा जो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स है वो इस डायरेक्शन में मूव करता है। अगला फैक्टर की बात करते हैं। अगला फैक्टर होता है हाई प्रेशर एरिया ऑन ईस्ट मेडागास्कर। मेडागास्कर क्या है? दिस इज एन आइलैंड कंट्री इन द इंडियन ओशन। ये रहा अपना मेडागास्कर, इट इज एन आइलैंड कंट्री इन द इंडियन ओशन, अप्रॉक्सीमेटली 400 किलोमीटर ऑफ द कोस्ट ऑफ ईस्ट अफ्रीका। ईस्ट अफ्रीका के पास में है ये। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है? हाई प्रेशर एरिया होता है, और इससे हमको क्या फर्क पड़ता है? तो बेसिकली अभी जो मैं बात कर रही हूं, अभी मैं बात कर रही हूं समर टाइम की। ठीक है, तो समर टाइम की जब मैं बात कर रही हूं तो समर में क्या होता है? इंडिया में क्या सिचुएशन रहती है समर में? इंडिया में समर टाइम पे ये जो नॉर्दर्न प्लेन वाला पार्ट है यहाँ पर होता है लो प्रेशर एरिया।
ठीक है। और अभी हम क्या कह रहे हैं कि मैडागास्कर वाली जगह पे होता है हाई प्रेशर एरिया। इसकी वजह से क्या होता है कि मैडागास्कर से जो विंड्स है ना, ये यहाँ से मूव करना चाहती है। किस तरफ मूव करना चाहेगी? जिस तरफ लो प्रेशर एरिया है। तो मैडागास्कर के रीजन के आसपास हाई प्रेशर होना भी जो है एक ऐसा फैक्टर होता है जो हमारे इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून विंड्स को सपोर्ट करता है कि भाई हाँ चलो जाओ, तुम इंडिया में घुसो, तुम मानसून विंड्स, राइट। तो ये भी एक फैक्टर है जो और बूस्ट अप कर देता है इंडियन मॉनसून को। अगला फैक्टर है इंटेंसली हीटेड टिबेटन प्लेटो। ठीक है, टिबेटन प्लेटो कहाँ पर है? लगभग इस एरिया में है अपना तिब्बतन प्लेटो। ठीक है, तो मान लेते हैं ये वाला एरिया है। अब होता क्या है समर टाइम में, अभी हम समर की ही बात कर रहे हैं राइट, क्योंकि हम साउथ वेस्ट मानसून की ही बात कर रहे हैं कि कैसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो उस मानसून को सपोर्ट करते हैं, राइट, जिसकी वजह से वो मानसून विंड्स इंडिया में एंटर कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है समर टाइम पे ये जो प्लेटो रीजन है ना, ये बिल्कुल गर्म हो जाता है। मतलब सिर्फ गर्म कहना गलत होगा, ये इंटेंसली हॉट हो जाता है, बहुत 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 ज़्यादा गर्म हो जाता है। जब ऐसा होता है तो क्या होता है, यहाँ पर जो है ये मान लो कि ये अगर मेरा प्लेटो वाला रीजन है तो ये बहुत गर्म हो जाता है। एज अ रिजल्ट यहाँ पर क्रिएट हो जाता है एक लो प्रेशर एरिया, क्योंकि ये गर्म हो जाता है तो यहाँ पे जो हॉट एयर है इट राइजेस अप, इट क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया देयर, राइट। यहाँ पे ये सब कुछ होता है। अब इससे क्या होता है, दिस इम्पैक्ट्स द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। थोड़ी देर पहले हमने ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम की बात की थी, ठीक है। तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से जो जेट स्ट्रीम है वो इस तरीके से जो है डिफ्लेक्ट कर जाती है, राइट। और ये कोरियोलिस फोर्स क्यों आ जाता है? प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से। यहाँ पर तिबेटन प्लेटो में सरफेस के पास में बन जाता है लो प्रेशर एरिया, और जो अपर लेयर्स ऑफ द एटमोस्फेयर है, जैसे कि जो ट्रोपोस्फेयर वाला एरिया है, वहाँ पे होता है हाई प्रेशर। तो उसकी वजह से जो है ये कोरियोलिस फोर्स आ जाता है सीन में, और उसकी वजह से ये डिफ्लेक्शन हो जाता है विंड का। ठीक है, तो ये जो है ना कुछ यूं इस डायरेक्शन में ऐसे करके मूव करके आ जाती हैं, ठीक है, और फिर वापस इंडिया एंटर करती हैं कुछ इस तरीके से। तो ये क्या है मेरा, ये ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है। अब ये जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, ये है ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ये भी जो है हमारे साउथ वेस्ट मानसून को सपोर्ट करती है। कैसे? अब साउथ वेस्ट मानसून कैसे आ रहा था? साउथ वेस्ट मानसून जो है इंडिया को कुछ इस तरीके से अप्रोच कर रहा था, ठीक है। उसके बाद जो है ये कुछ इस तरीके से आ रहा था। अब ये जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ये आके इनको एक फर्दर पुश दे देते हैं, राइट, क्योंकि ये जेट स्ट्रीम ऐसे आ रहा है तो ये एक एक्स्ट्रा पुश मिल जाता है। सो दिस बूस्ट्स द मानसून। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम और ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ये दोनों भी जो है बूस्ट करती हैं मॉनसून विंड को। हमें पता है कि जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम होता है वो समर टाइम पे कहाँ पे इंडिया के ऊपर कहाँ पे ब्लो करता है? हिमालयाज के ऊपर, राइट। तो कुछ यूं ऊपर की तरफ से चला जाता है वो, राइट। ऐसे अगर देखा जाए तो यूं कहीं ऊपर से ही जो है ये निकल जाता है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की अगर बात करें। और अगर ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम की बात करें तो वो कुछ यूं जो है इंडिया के अंदर एंटर करता है और ये वेस्टर्न घाट की तरफ अप्रोच करता है। तो ये दोनों भी जो हैं ये भी मॉनसून विंड्स को बूस्ट अप करती हैं, तो ये भी उसे सपोर्ट करती हैं। हम हिमालयाज को कैसे भूल सकते हैं? हिमालयाज जो है वो इतनी ऊंची हिमालय जो खड़ी है इंडिया के नॉर्दर्न साइड पे, ये भी तो कुछ पर्पस सर्व कर ही रही है, बिल्कुल कर रही है। दिस एक्ट्स एज अ बैरियर। हिमालय जो है वो एक बैरियर की तरह काम करता है। मेनली इसका पर्पस क्या होता है, जैसे पहले तो मैंने बता ही दिया है आपको कि समर के टाइम पे इस साइड होता क्या है, इस साइड होता है लो प्रेशर एरिया, ठीक है। तो इसकी वजह से जो हमारी विंड्स हैं, जो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स हैं, वो इस तरफ आती हैं, राइट। बट वो आ कहाँ से रही हैं? वो आ रही हैं इधर वाटर बॉडीज से। इस वजह से ये कैसे वाले विंड्स हैं? वेट विंड्स। इसके अंदर मॉइस्चर है, तो ये वाली विंड्स जो है बारिश लेके आती है। तो हिमालय करता ये है कि ये इन विंड्स को इंडिया के अंदर ही कन्फाइंड रखता है, क्योंकि हिमालय जो है ना इतने ऊंचे हाइट का एक पहाड़ है, राइट। तो क्या होता है कि ये विंड जो है ये अटक जाती है, मतलब उसको पार करके उस तरफ जाने का नहीं होता है, तो विंड्स इधर ही रह जाती हैं। इसकी वजह से सारा का सारा प्रेसिपिटेशन जो है
यानी कि इन विंड्स के साथ जितना भी मॉइस्चर आता है वो भी इंडिया के अंदर ही रह जाता है और सारी की सारी बारिश भी इंडिया के अंदर ही हो जाती है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो हिमालयाज परफॉर्म करता है। तो बच्चा पार्टी अभी तक सब समझ आ रहा है? तो अब हम बात करने वाले हैं सदर्न ऑसिलेशंस एंड एल नीनो के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पर बहुत से बच्चे आके अटक जाते हैं, तो मैं इसे बनाने वाली हूँ काफी आसान आपके लिए, ठीक है। तो हम ये देखने वाले हैं कि किस तरह से सदर्न ऑसिलेशंस, मतलब हम यहाँ देखने वाले हैं कि जो सदर्न ओशंस हैं उनके ऊपर जब प्रेशर में चेंजेस होते हैं उससे जो है इंडिया का मॉनसून कैसे इम्पैक्ट होता है, किस तरह से इंडिया के मॉनसून में उसकी वजह से चेंज आ जाता है। सदर्न ओशन बोले तो सदर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशन, इसको हम सदर्न ओशन के नाम से भी बुलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ मेजरली हम बात करेंगे पैसिफिक ओशन का सदर्न पार्ट और इंडियन ओशन का सदर्न पार्ट, ये सारी इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, ठीक है। तो इसे हम समझेंगे और इस पूरे टॉपिक के अंदर हम 4 चीज़ों के बारे में समझेंगे, एल नीनो, ला नीना, एनसो और सदर्न ऑसिलेशंस। ये 4 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान है। तो इन चारों टॉपिक्स को हम समझेंगे और उससे कितने अच्छे से ये क्लियर होगा कि कैसे इंडियन मॉनसून पे इनका असर पड़ता है। तो शुरुआत करते हैं एल नीनो से। एल नीनो एक अलग सा नाम है, नाम से कुछ पता नहीं चल रहा है, बट एक्चुअली एल नीनो वर्ड का मतलब होता है ब्लेस्ड चाइल्ड या फिर क्राइस्ट चाइल्ड, जीसस क्राइस्ट चाइल्ड। ऐसा नाम क्यों, क्या है ये? तो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पे एक जगह है पेरू। तो पेरूवियन कोस्ट में काफी सारे फिशरमैन आया करते थे फिशिंग करने के लिए। इनफैक्ट वहां की फिशिंग इंडस्ट्री मतलब काफी फ्लरिशिंग थी। तो इन फिशरमैन ने यह ऑब्जर्व किया कि क्रिसमस के टाइम पे वहां का जो सी सरफेस का टेम्परेचर होता था वो काफी बढ़ जाता था। इनफैक्ट वहां का सी सरफेस इतना गर्म हो जाता था कि फिशेस वहां पे नहीं रह पाती थी उस टाइम पे, तो जिसकी वजह से इनफैक्ट फिशिंग इंडस्ट्री भी ठप हो जाती थी कुछ टाइम के लिए। तो फिशरमैन ने इसे ऑब्जर्व किया, उसके बाद देखा गया कि ऐसा नहीं है कि हर साल जो है क्रिसमस टाइम पे ऐसा देखा जाता है। कभी कभी 2 साल के बाद ये देखने को मिलता है, कभी कभी 5 साल के बाद, कभी कभी 7 साल के बाद भी। तो बेसिकली कोई फिक्स्ड टाइम फ्रेम नहीं था, बट 2 to 7 ईयर्स के बीच में कभी भी ये देखने को मिलता था। चूंकि ये जो चीज थी, ये जो फिनोमिनन थी, ये हमेशा क्रिसमस के टाइम पे ही देखने को मिलती थी, तो इसका नाम रख दिया गया क्राइस्ट चाइल्ड यानी कि एल नीनो। अब एल नीनो के ऊपर बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च वगैरह तो हुई नहीं, तो इसका एग्जैक्ट कॉज उस तरीके से तो नहीं पता है, लेकिन कुछ रिलेटेड इवेंट्स हैं जो उस टाइम पे होते हैं जो हमें पता है, और जब उन डॉट्स को कनेक्ट करते हैं हम तो हमें लगता है कि कुछ इस तरह का कॉज होगा शायद एल नीनो के पीछे। तो ओवरऑल एल नीनो है क्या? एल नीनो इसी फिनोमिनन को हम कहते हैं जब पेरूवियन कोस्ट का जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो काफी बढ़ जाता है, और उसके टेम्परेचर की बढ़ने की वजह से हम देखते हैं कि जो प्रेशर में चेंज आता है पैसिफिक ओशन के ऊपर, उसकी वजह से मॉनसून में कितना बड़ा इम्पैक्ट आता है, जिसका इम्पैक्ट हम इंडियन मॉनसून में भी देखते हैं। तो ये हम देखेंगे एल नीनो में। तो चलिए समझते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है एल नीनो के। तो अभी हम देखते हैं कि नॉन एल नीनो टाइम पे सिचुएशन कैसा रहता है, यानी कि नॉर्मल टाइम पे जब एल नीनो नहीं होता है तो सिचुएशन कैसा रहता है। कुछ चीजें जो हमें पता है, जैसे अभी अगर हम मान लो समर्स की बात कर रहे हैं तो हमें क्या पता है कि नॉर्दर्न इंडिया वाली जगह पे क्या होता है, यहाँ पर होता है लो प्रेशर एरिया, हमको पता है ये बात। मेडागास्कर वाले एरिया में क्या होता है हाई प्रेशर एरिया, ये भी हमने पता है। इन चीजों के बारे में हमने पहले ही डिस्कस किया है, ठीक है। और क्या होता है, अच्छा इस वाले टाइम पे जो ट्रेड विंड्स होती हैं दे आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो जो ट्रेड विंड्स हैं वो कुछ इस डायरेक्शन में ब्लो करती हैं, इस तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान देना जरूरी है कि इस टाइम पर जो ट्रेड विंड्स होती हैं नॉर्मल टाइम पे वो स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स होती हैं। अब ये ट्रेड विंड्स करती क्या है, ये ट्रेड विंड्स ये जो पेरूवियन कोस्ट है, ठीक है, पेरू का ये जो कोस्टल एरिया है, यहाँ का जो ये जो पानी है ना, जो वार्म वाटर है, बेसिकली जो पानी का जो ऊपर वाला लेयर होगा वो वार्म होगा क्योंकि वहां पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, वो गर्म हो रहा है, राइट।
और जो डीप अंदर डीप जाते जाओगे तो वो ठंडा मिलेगा आपको पानी, राइट। तो जो ऊपर का जो ये वार्म वाटर है, ये विंड्स इतने तेज होते हैं कि ये उनको भी जो है अपने साथ डिस्प्लेस कर देती हैं। तो ट्रेड विंड्स की वजह से जो वार्म वाटर है दे गेट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पेरुवियन कोस्ट टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर। ऑस्ट्रेलिया के पास वाले एरिया में जो है ये डिस्प्लेस हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ ट्रेड विंड्स, ठीक है। अब यहाँ पर आके क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर की तरफ आने के बाद क्या होता है, इस रीजन में ये पानी कैसा है, ये गर्म पानी है, राइट। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, इट राइजेस अप। तो यहाँ पर हो जाता है क्लाउड फॉर्मेशन। क्लाउड फॉर्मेशन हो गया मतलब यहाँ पर होने लगती है बारिश। तो बेसिकली ये जो ऑस्ट्रेलिया वाला एरिया है, यहाँ पर हमें क्या मिलता है इस टाइम पर, रेनफॉल, ठीक है। यहाँ पर काफी रेनफॉल होती है ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर पे, ठीक है। तो ये हम नॉर्मल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, बढ़िया है, चलो अच्छा है। अच्छा, लेकिन अब चूंकि ये जो वार्म वाटर डिस्प्लेस हो गया तो यहाँ पेरुवियन कोस्ट में क्या होगा सिचुएशन। अब चूंकि वो वार्म वाटर तो चला गया है तो ऊपर जो खाली रह गया, तो ऊपर क्या होगा, यहाँ से वार्म वाटर चला गया तो नीचे का जो ठंडा पानी था दैट विल कम अबव, राइट। तो नीचे से जो कोल्ड वाटर है वो ऊपर की तरफ आ जाता है, ठीक है। अब ये जो कोल्ड वाटर है, इस कोल्ड वाटर में रहते हैं न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि जब पानी वार्म होता है ना तो उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, बट जो कोल्ड वाटर नीचे से आता है उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब जहाँ न्यूट्रिएंट्स ऊपर आ गए तो न्यूट्रिएंट्स के पीछे पीछे न्यूट्रिएंट्स खाने वाले भी आ जाते हैं, यस, यानी कि जो फिशेस हैं वो भी आ जाती हैं ऊपर, राइट। अब जब फिशेस आ जाती हैं तो फिशेस किन्हें लेकर आती है, फिशेस लेकर आती हैं फिशरमैन। तो जो फिशरमैन है वो आने लगते हैं। तो एज अ रिजल्ट जो नॉर्मल टाइम होता है, यानी कि जो नॉन एल नीनो का टाइम होता है, उस समय जो पेरुवियन कोस्ट है यहाँ पर खूब जोरदार तरीके से फिशिंग चलती है। इनफैक्ट फिशिंग जो है इज लाइक क्वाइट फ्लरिशिंग इन दिस एरिया, ठीक है। तो ये पिक्चर है नॉर्मल वाले सिचुएशन का, नॉर्मल टाइम पे कुछ ऐसा होता है। और इधर इंडिया की तरफ क्या हो रहा होता है, यहाँ पे तो सिंपल हमें पता है कि जो विंड्स है ना वो कुछ इस तरीके से इंडिया में एंटर कर रही होती है, जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स की हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये हमारा सिचुएशन है नॉन एल नीनो टाइम पे। अब जब एल नीनो आता है तो क्या चेंजेस हो जाती हैं, तो अब एल नीनो के आते ही सब कुछ जो है ना वो डिसरप्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो पेरुवियन करंट है दैट गेट्स डिस्प्लेस्ड विथ वार्म करंट। मतलब पहले जो ये जो करंट पहले था जहाँ पे फिशेस वगैरह थे, कोल्ड वाटर था, न्यूट्रिएंट्स थे, फिशरमैन आ रहे थे, ठीक है, वो सारा सिचुएशन जो है वो पलट जाता है और वापस से पेरुवियन कोस्ट में आ जाता है वार्म करंट, गर्म करंट आ जाता है। कैसे, क्योंकि जो ट्रेड विंड्स हैं वो हो जाते हैं वीकेंड। तो बेसिकली ट्रेड विंड्स हो जाते हैं कमजोर। तो पहले तो ट्रेड विंड्स का ही खेला था, क्योंकि ट्रेड विंड्स जो है वो वार्म वाटर को लेके चले जा रहे थे। बट अब अगर ट्रेड विंड वीक पड़ गए हैं तो क्या होगा, पेरुवियन कोस्ट में क्या रह जाएगा, वार्म वाटर। तो पेरुवियन कोस्ट में वापिस से क्या आ जाएगा, वार्म वाटर, ठीक है। इनफैक्ट जब मैं बता रही थी कि ये एल नीनो जो है सबसे पहले कुछ फिशरमैन ने नोटिस किया था, क्योंकि उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि एल नीनो के टाइम पे जो है यहाँ पर फिशेस नहीं होती हैं और यहाँ पे पानी का जो सरफेस टेम्परेचर है वो भी काफ़ी अधिक होता है, राइट। क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब टेम्परेचर अधिक होगा तो वार्म वाटर के अंदर न्यूट्रिएंट्स होंगे नहीं, फिशेस आएंगी नहीं, तो फिशेस कहाँ चली जाएंगी, फिशेस को किसी दूसरे जगह मूव कर जाती हैं, राइट। तो फिशिंग इंडस्ट्री को पूरा लॉस हो जाता है इस टाइम पे। इस टाइम पे क्या होता है, लॉस टू फिशिंग इंडस्ट्री, ठीक है। अच्छा, अब और क्या होता है, अब एल नीनो के टाइम पे जो बरसात है, क्योंकि जब नॉर्मल टाइम था तो बरसात कहाँ पे होती थी, ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर पे, लेकिन एल नीनो वाले टाइम पे क्या होता है, सारी बरसात जो है वो हो जाती है पेरुवियन कोस्ट पे। इनफैक्ट पेरू में तो फ्लड्स जैसी सिचुएशन हो जाती है। तो यहाँ पर होती है खूब रेनफॉल, ठीक है। तो अब सोचने वाली बात है कि यार सारा रेनफॉल तो इधर ही हो जा रहा है, तो बाकी जगहों का क्या होगा, चलो देखते हैं। तो एल नीनो के टाइम पे बेसिकली क्या होता है कि ये जो पेरुवियन कोस्ट वाला जो एरिया है, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर बन जाता है लो प्रेशर एरिया।
तो यहाँ पर बन जाता है लो प्रेशर एरिया। ठीक है, तो अब लो प्रेशर, पहले क्या था, पहले उल्टा था, पहले तो विंड्स हाई प्रेशर एरिया से ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर की तरफ जा रही थी, बट अब ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि अब जो है लो प्रेशर एरिया बन गया है पेरुवियन कोस्ट में। ठीक है, और हमें क्या पता है कि इस वाले मौसम में समर टाइम पे मैडागास्कर के आसपास क्या रहता है, हाई प्रेशर, और इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में क्या रहता है, लो प्रेशर। ठीक है, अब इसे ध्यान से देखना, यहाँ पर एक हाई प्रेशर रीजन है, इधर एक लो प्रेशर रीजन है, इधर एक लो प्रेशर रीजन है। ठीक है, अब दिक्कत क्या आ जाती है, दिक्कत ये होता है कि इंडिया का जो लो प्रेशर है दैट इज वीक कंपेयर टू द पैसिफिक ओशन का लो प्रेशर। ये जो लो प्रेशर है ये काफी कमजोर है व्हेन कंपेयर टू ये पैसिफिक ओशन का लो प्रेशर। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि जो विंड है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएगा, पहले जो है ये वाला लो प्रेशर का कोई सीन ही नहीं था तो इसीलिए विंड ऐसे जा रही थी, बट अब ये दोनों आ गए हैं सीन में और ये वाला लो प्रेशर ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा ताकतवर है। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, यहाँ से जो विंड्स है ना वो इंडिया की तरफ भी जाना कम हो जाएंगी, राइट। और ये जो विंड्स थी, ये विंड्स ही तो मॉइस्चर लेके जा रही थी जिसकी वजह से इंडिया में बारिश हो रही थी, राइट। तो अब चूंकि ये कम हो जाएगा तो इंडिया में भी मॉनसून कम हो जाएगा, तो इंडिया में मॉनसून कम हो जाएगा तो इंडिया में क्या हो जाएगा, इंडिया में जो है हो जाएगा ड्राउट लाइक सिचुएशन जिसमें बारिश बहुत कम हो जाती है। ठीक है, समझ आ गई। और यहाँ पे बारिश इतनी तेज क्यों हो रही है, क्योंकि ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर बन गया है तो विंड जो है ज्यादा इस डायरेक्शन में मूव करने लग जा रही है। अब चूंकि विंड इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये हाई प्रेशर टू ये लो प्रेशर जा रही है, तो सारा रेनफॉल जो है वो पेरुवियन कोस्ट के आसपास हो जा रहा है। ठीक है, अच्छा ये भी समझ आ गया। तो यार इस बीच ऑस्ट्रेलिया का क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया का नॉर्मल टाइम पे क्या हो रहा था कि सारी बारिश ऑस्ट्रेलिया पे हो रही थी, बट अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि ये तो लो प्रेशर एरिया है, तो यहाँ से ऑस्ट्रेलिया की तरफ तो कोई भी विंड नहीं आ रही है। तो एज अ रिजल्ट ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर पे भी ड्राउट लाइक सिचुएशन आ जाती है। तो इसका मतलब जब एल नीनो का टाइम आता है तो चीज़ें कितनी बदल जाती है। जैसे ऐसे देखने को तो ये चीज़ें हम पेरुवियन कोस्ट के बारे में पढ़ रहे थे, बट हम देख रहे हैं कि ये एल नीनो से जो है इंडिया के वेदर में कितना चेंज आ गया, मतलब इंडिया को ओवरऑल क्लाइमेट में कितना चेंज आ गया, ऑस्ट्रेलिया के क्लाइमेट में भी कितना चेंज आ गया, करेक्ट। क्योंकि ये सारे जो है ना पैटर्न ये लिंक्ड है, ये सारे जो है विंड्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जैसे ही विंड का पैटर्न चेंज हो गया, लो प्रेशर हाई प्रेशर के एरियाज चेंज हो गए, तो पूरी कहानी ही पलट गई। अब बात करेंगे ला नीना के बारे में। ला नीना, तो ला नीना जो है ये एल नीनो का ऑपोजिट है एक तरीके से। ठीक है, तो एल नीनो के बाद जब नॉर्मल कंडीशन वापस आता है उसे हम कहते हैं ला नीना। तो यानी कि ला नीना के दौरान क्या होगा, वापस से पेरुवियन कोस्ट का जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, वहां पर वापस से मछलियां आ जाएंगी, वापस से वहां का जो फिशिंग इंडस्ट्री है वो फ्लरिश करने लगेगा, वापस से ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर पे खूब बरसात होगी, रेनफॉल होगी, इंडिया में भी खूब रेनफॉल होगी, कहीं पे ड्राउट नहीं रहेगा, राइट। तो ये जो सिचुएशन है इसे हम कहते हैं ला नीना। तो बेसिकली एल नीनो और ला नीना ये दो ऑपोजिट सिचुएशंस के नाम हैं। अब बात करते हैं सदर्न ऑसिलेशंस के बारे में। क्या ऑसिलेशन हो रहा है यहाँ पर, तो अभी तक हमने एल नीनो और ला नीना देखा, तो हमने क्या देखा कि ये दोनों ऑल्टरनेटली आते हैं, एक बार एल नीनो फिर ला नीना, फिर एल नीनो फिर ला नीना, इस तरीके से आता है। और इसी ऑसिलेशन की हम बात कर रहे हैं जब हम कह रहे हैं सदर्न ऑसिलेशन। तो इट इज बेसिकली इरेग्युलर, क्योंकि पीरियोडिक इंटरवल पे नहीं आता है, कभी 2 साल बाद आता है, कभी 7 साल बाद आता है। तो इरेग्युलर periodic changes in the sea surface temperature of the southern Pacific Ocean is called southern oscillation. तो इसका जो वार्मिंग फेज होता है जब सी सरफेस टेम्परेचर अधिक होता है उसे हम कहते हैं एल नीनो। जो कूलिंग फेज होता है यानी कि जब सी सरफेस टेम्परेचर कम होता है उसे हम कहते हैं ला नीना। तो ये एल नीनो और ला नीने के बीच का जो ये ऑसिलेशन चलता रहता है उसे ही हम कहते हैं सदर्न ऑसिलेशंस। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जब एल नीनो फेज चलता है, जब एल नीनो वाला पीरियड चलता है, उस समय जो हमारा सदर्न पैसिफिक ओशन है यानी कि ट्रॉपिकल ईस्टर्न
सदर्न पैसिफिक ओशन जो है वो हाई प्रेशर रीजन बना रहता है और जो ईस्ट इंडियन ओशन है वो लो प्रेशर रीजन बना रहता है। उसकी वजह से विंड जो है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करता है। और जब ला नीना का टाइम आता है तो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है, यानी कि उस समय जो हमारा साउथ पैसिफिक ओशन वाला पार्ट था वो लो प्रेशर रीजन बन जाता है और जो ईस्ट इंडियन ओशन वाला पार्ट था वो हमारा हाई प्रेशर रीजन बन जाता है। तो इस समय विंड जो है वो इधर से इधर मूव करता है, राइट। और हम ये देखते हैं कि ये जो दोनों रीजन का जो प्रेशर का डिफरेंस है, कितना प्रेशर का डिफरेंस है, वो डिसाइड करता है कि जो मॉनसून विंड्स हैं उनकी इंटेंसिटी क्या होगी। अगर प्रेशर डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा तो विंड्स की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, अगर प्रेशर डिफरेंस बहुत कम होगा तो विंड्स की इंटेंसिटी बहुत कम होगी। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि किस तरह से जो सदर्न ओशन है, द सदर्न इंडियन ओशन, सदर्न पैसिफिक ओशन, उनके ऊपर जो प्रेशर है उस प्रेशर से किस तरह से इंडिया का मॉनसून इंपैक्ट होता है। इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। सदर्न ऑसिलेशन के कॉन्सेप्ट में हम यही देखते हैं कि इरेगुलर पीरियोडिक चेंजेस आते हैं विंड के पैटर्न में और हाई प्रेशर लो प्रेशर रीजन के भी पैटर्न में। फॉर एग्जाम्पल, जब नॉर्मल टाइम होता है, यानी कि जब ला नीना फेज चलता है जिसे हम कहते हैं कूलिंग फेज, तो हमारा ये जो पैसिफिक ओशन का जो सी सरफेस टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, लो होता है, राइट। तो उसे हम कहते हैं कूलिंग फेज, राइट। तो ये मेरा कौन सा वाला फेज चल रहा है, ये चल रहा है ला नीना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये कूलिंग फेज चल रहा है और ऐसे टाइम पर ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर इंडिया में बहुत रेनफॉल होती है और पेरुवियन कोस्ट में क्या होता है, पेरुवियन कोस्ट में फिशिंग इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही होती है, ठीक है। और फिर से जब पासा पलट जाता है तो क्या हो जाता है, तो आ जाता है एल नीनो वाला फेज, ठीक है। और एल नीनो वाला फेज क्या होता है, ये होता है वार्मिंग फेज, जब सी सरफेस टेम्परेचर पैसिफिक ओशन का जो है वो बढ़ जाता है और ऐसे टाइम पे यहाँ का फिशिंग इंडस्ट्री हो जाता है ठप। एज अ रिजल्ट क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में ड्राउट लाइक कंडीशंस आ जाती हैं और पेरुवियन कोस्ट में इतनी बरसात होती है कि पेरू वाले एरिया में बिल्कुल हाई रेनफॉल यानी कि फ्लड वाली सिचुएशन आ रखी होती है। तो ये जो है ना, दो बिल्कुल ऑपोजिट सिचुएशंस हैं जो ऑल्टरनेटली आते रहते हैं, लेकिन वो रेगुलर पीरियोडिक इंटरवल्स ऑफ टाइम पे नहीं आती हैं, है तो इरेगुलरली आती हैं बट है पीरियोडिक। एक बार एल नीनो आता है, फिर ला नीना रहता है, फिर कभी एल नीनो आता है, फिर ला नीना रहता है। तो इसीलिए इसे कहा जाता है ऑसिलेशन। और चूंकि इसमें सबसे क्रिटिकल रोल, जो हीरो का रोल यहाँ प्ले कर रहा है, वो कर रहा है सदर्न ओशंस, इसीलिए इसका नाम है सदर्न ऑसिलेशन। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और एल नीनो, सदर्न ऑसिलेशंस, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो अगले वीडियो में यानी कि पार्ट 4 में हम बात करने वाले हैं एडवांसिंग मॉनसून एंड रिट्रीटिंग मॉनसून के बारे में। अब देखना पार्ट 4 और पार्ट 5 जो है आपको बहुत इजी लगने लगेगा, क्योंकि जो मेन कॉन्सेप्ट्स है वो हमने ऑलरेडी इन 3 वीडियोस में कवर कर लिया है। तो सी यू ऑल वेरी सून विद पार्ट 4।